देखिए इसमें फिर नेक्स्ट जो गैस ला आता है वो होता है ये गेलुसॉक ला। ठीक है। गेलुसॉक ला जो है वो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि तीन स्टेट वेरिएबल जो थे पी बी थी। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। बॉयल्स ने क्या किया कि टेम्परेचर को कांस्टेंट करके अपना ला दिया है ना, और चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट करके गैसों का प्रेशर फिक्स कर लेते थे, फिर उन्होंने वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन निकाला। तो अब एक ही स्टेट वेरिएबल बचा हुआ है ना। और गेलुसॉफ को ये बात क्लिक कर गई होगी मेरे ख्याल से कि अगर जो तीसरा वेरिएबल है अगर इसको कांस्टेंट कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही करा रहे थे वो। और उन्होंने जब कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट करके गैसों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो गैस का जो प्रेशर होता है ना, वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो अगर वॉल्यूम को हम लोग कांस्टेंट कर ले तो उस गैस का जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा होगा। ठीक है। तो इस तरह का रिजल्ट इनको मिला है ना। और इसी को इन्होंने गैलुसॉक लॉ के नाम से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो सिंपल है, गैलुसॉक लॉ में ऐसा कुछ नहीं कि वो कोई बहुत बड़ी बात बताई इन्होंने। सिंपल टू द पॉइंट आपको याद रखना है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस, गैस के मोल भी कांस्टेंट होने ही चाहिए। ठीक है। प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये है कि टेम्परेचर आपको केल्विन स्केल में लेना है। ठीक है। तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। और प्रोपोर्शनलिटी इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि दोनों वेरिएबल एक तरफ ले लो तो पी बाई टी का रेशियो क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। पी बाई टी का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अब इसी को हम लोग दो अलग अलग कंडीशंस पे लगा दें तो ये हमें फॉर्मूला मिल रहा है क्या, पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन डी टू। ठीक है। अगर ये यस सर। रिलेशन हम लोग है ना दो अलग अलग कंडीशंस पे अप्लाई कर दें तो हमें ये रिलेशन मिलता हुआ दिखाई देगा, पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू अपॉन टी टू। तो ये मेन फॉर्मूला है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें ग्राफ की अगर बात किया जाए तो पहला ग्राफ इसमें है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, पीटी कर्व। तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर तो आसान है, आप समझ गए होंगे क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर के यस डायरेक्टली सर। प्रोपोर्शनल है ना। तो ये आएगा y इक्वल टू वाई प्रोपोर्शनल टू x टाइप का, है ना। y प्रोपोर्शनल टू x मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही हो। ठीक है। तो इसमें ग्राफ आपका इस तरह का बन जाएगा। ठीक है। पीटी का, है ना, टेम्परेचर केल्विन में ही ले रहे हैं। और अगर आपसे बोला जाए बताओ पी बाई टी वर्सेस टेम्परेचर, ये स्ट्रेट लाइन वाला कर्व पैरेलल टू कैसे एक्स बनेगा, पी एक्सिस। बाई टी एक्स एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या प्रेशर एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है ना, क्योंकि पीओटी का रेशियो कांस्टेंट होता है किलोसॉफ लॉ में। तो है ना, प्रेशर आप बढ़ा टेम्परेचर आप बढ़ाते भी रहेंगे है ना, तभी वो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक, क्लियर हुई बात। दोनों तो आप सिंपल यस है, सर। कुछ ऐसा नहीं। यस। यस सर। ठीक है। अब जैसे एक ये न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं सभी लोग। इसमें क्या कह रहा है, ए सिलेंडर कंटेनिंग एलपीजी, है ना। कोई सिलेंडर है, गैस सिलेंडर होगा, उसमें एलपीजी गैस फिल्ड है, कैन विद स्टैंड ए प्रेशर ऑफ 15 एटीएम। तो वो मैक्सिमम 15 एटीएम प्रेशर सह सकता है, मतलब कि विद स्टैंड कर सकता है ना। 15 एटीएम से अगर ज्यादा प्रेशर होगा तो वो ब्रस्ट भी कर सकता है, ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, फट जाएगा। तो इसमें पहले लाइन में उसने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। ठीक है। सेकेंड लाइन में देखा जाए प्रेशर गेज ऑफ सिलेंडर इंडिकेट्स 12 एटीएम।
प्रेशर गेज एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें कोई प्रेशर गेज लगा होगा और वो हमें बता रहा है कि इनिशियली जो मतलब 27 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर है वो कितना है, 12 atm है। तो एक इंफॉर्मेशन चलो जो मिलती जा रही उसको लिखते जाए तो ज्यादा सही है। पहले टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में ये हो जाएगा 300, है ना। केल्विन में 273 ऐड कर दिएगा, 273। तो यस। ये कितना हो जाएगा, 300। और इसका इनिशियल प्रेशर उसने दे दिया 12 atm, ठीक है। फिर कह रहा है ड्यू टू ए सडन फायर इन द बिल्डिंग, ठीक है, बिल्डिंग में सडन फायर हुआ, आग वाग लग गई, ठीक है। द टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग, टेम्परेचर उसकी वजह से बढ़ना स्टार्ट हो गया। एंड एट विच टेम्परेचर विल द सिलेंडर एक्सप्लोड, है ना। देखिए जिस बात की आशंका थी वही हो रहा है ना। तो पूछ रहा है बताइए कि किस टेम्परेचर पे सिलेंडर फट जाएगा, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपसे वो टेम्परेचर पूछा जिस पे सिलेंडर एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि जो सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर की जो बाउंड्री होती है, बॉडी होती है, वो एक रिजिड बॉडी होती है ना। आप लोगों ने सिलेंडर देखे होंगे, सभी के घर में होंगे भी सिलेंडर, ठीक है। तो उसकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, रिजिड होती है, ठीक है। आप चाहे के भी उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। आप अगर सोचो कि यार इसको दबा के पिचका दे तो हो, ऐसा कर नहीं पाओगे आप, है ना। अगर आपके अंदर कोई दिव्य शक्तियां अगर नहीं है तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि सिलेंडर जो होते हैं उनकी बॉडी बहुत रिजिड होती है। तो वो आयरन या कुछ आयरन के वलाय से बनाई भी जाती है, ठीक है। अब अगर किसी सिस्टम की बॉडी रिजिड है तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या है, उसका मतलब उसका वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से बस ये चीज समझ में आनी चाहिए, अच्छा सिलेंडर की बॉडी या रिजिड है ना, तो उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे गेलुसॉक लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर हम लोग सीधे गेलुसॉक लॉ ही अप्लाई कर दें, अप्लाई गेलुसॉक लॉ, क्योंकि बाकी दोनों वेरिएबल जो है वो देखिए चेंज हो रहे हैं, है ना, लेकिन वॉल्यूम नहीं चेंज हो सकता है, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसका इनिशियल प्रेशर कितना है, 12 atm, ठीक है। और इसका टेम्परेचर कितना है, 300, ठीक है। अगर उधर साइड है P2, P2 आपका मैक्सिमम प्रेशर है कि इतना प्रेशर ये सस्टेन कर सकता है मैक्सिमम। तो P2 आपका 15 है और T2 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 निकालना है हम लोग को, है ना, T2 ही तो कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया भाई T2। तो यहाँ से हम लोग T2 कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। T2 आना चाहिए आपका 15 × 300 डिवाइडेड बाई 12, है ना। 3 से कैंसिल होता दिख रहा है तो 3 से कैंसिल कर देते हैं। तो 1500/4 कितना आ रहा है ये, 375। आंसर दिया हुआ है 375, आंसर दिया हुआ यही देखो आना चाहिए, ठीक है। इतना आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे कई बार। हाँ, आपको एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में आपसे वो ये नहीं कहेगा कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग गेलुसॉफ लॉ या बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। आइडियल गैस के जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो उसमें कहीं भी गैस का नाम नहीं दिया जाएगा, मतलब गैस लॉ का नाम के जिक्र नहीं करेगा। नहीं तो आपको हिंट मिल जाएगी ना कि उसने चार्ल्स का मान लो नाम ले लिया, तो इतने तो आप लोग समझदार हो कि अच्छा भैया चार्ल्स बोल रहा है यस तो सर। चार्ल्स लॉ लगेगा, ठीक है। तो कभी गैस लॉ का नाम बोलेगा ही नहीं। तो हम लोग को क्या करना होता है ऐसे केस में कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पूरा पढ़ के, मैक्सिमम क्वेश्चन में यही करना ही पड़ेगा हम लोग को। पूरा क्वेश्चन हम लोग रीड करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से वेरिएबल कांस्टेंट है ना, और जिन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो ला
बन पा रहा होगा वो हम लोग लगा देंगे। ठीक है, बोलो भाई। तो ये थोड़ा सा इसमें आप लोग को प्रैक्टिस रखनी, जैसे पूरे क्वेश्चन पढ़ा और जैसे यही क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन पढ़ा और समझ में आया कि यार सिलेंडर की बॉडी रिजिड होती है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, अरे बस सीधे गेलुसॉफ का लग जाएगा। ठीक है ना? आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, देखा कि यार टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो समझ जाना अच्छा बॉयल्स ला लगेगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को रीड करके ये देखना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, पूरे क्वेश्चन में किस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और बस वही उसी के रिस्पेक्ट में जो भी लगा होगा वो लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है? सर हाँ हाँ, बताओ बेटा। सर जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे सर वो ग्राफ को आइसोथर्म कहते हैं, तो सर वैसे ही वॉल्यूम में भी कोई नेम होता है? हाँ होता है, आइसोकोर बोलते हैं, है ना? ये शायद मैंने बताया नहीं इसमें, ये भी लिख लीजिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो कर्व प्लॉट किए जाते हैं उनको आइसोकोर बोलते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्लॉट कर्व बनाते हैं हम लोग उनको आइसोकोर बोलते हैं। ठीक है, आइसोकोर। तो ये हो सकता है कहीं लिखा मिल जाए आइसोकोर। कोर एक्चुअली वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं ना, तो आइसोकोर। ठीक है, ओके सर। यस। ये हो गया। अरे बेटा प्रीतेश, बहुत दिनों बाद यार दिखाई दिए यार, कहाँ रहते हो प्रीतेश मिश्रा? प्रीतेश आया था चला गया क्या? एंट्री तो लिया था यार इसने, देखो है क्या प्रीतेश? नो सर, नहीं है। नहीं, अच्छा। एंट्री जैसे लिया था फिर हमें लग रहा है चला गया। चलो ठीक है भाई, वो आता है वो चला जाता है, अक्सर ऐसा वो करता है मुझे। चलो कोई बात नहीं है, बहुत दिनों बाद दिखा था वो। एवेगेड्रोस लॉ, एवेगेड्रोस लॉ भी इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, एवेगेड्रोस लॉ, एवोगैड्रो का क्या कहता है इसको ही समझ लीजिए। देखिए एवोगैड्रो का नाम कहीं पे आ जाए तो आपको एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि एवोगैड्रोस के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो सब गैसों के मोल को लेके थे, है ना? इनको फादर ऑफ मोल भी बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रोस को, मतलब कई जगह लिखा भी हुआ, क्योंकि इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं या जितने भी इन्होंने अपने अलग जो भी इन्होंने थ्योरीज लिखी हैं, थीसिस लिखी हैं, वो सब मोल पे लिखी हैं। मतलब इनका जीवन मोल से शुरू होता है, मोल पे खत्म हो जाता है, मतलब सारी रिसर्च इनकी मोल पे थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लिक करना चाहिए कि एवोगैड्रो लॉ है तो कोई इसमें मोल वेरिएबल होगा, इसमें मोल कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब लॉ इससे पहले जो 3 लॉ पढ़े हैं ना उसमें मोल क्या था, कांस्टेंट था। एवोगैड्रो लॉ में मोल क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो ये क्या कर रहे थे, ये देखिए इनका स्टेटमेंट पहले सुन लीजिए। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 or more गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इनका स्टेटमेंट है, लेकिन इनका स्टेटमेंट कैसे आ रहा है उसको समझ लीजिए। ये क्या करते थे कि गैस का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट ले लेते थे। ठीक है, ऐसा आप समझो कि अभी जो शुरुआत में 3 लाते, बॉयल्स चांस ला गिलो सागलो, उसमें पी पी वीटी जो 3 वेरिएबल थे उनमें केवल एक ही कांस्टेंट रहता था। लेकिन अब क्या है कि इन तीनों में दो दो वेरिएबल कांस्टेंट करके जितने भी आगे वाले ला पढ़ेंगे ना हम लोग, इनमें सब में दो दो स्टेट वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। जैसे एवोगैड्रोस लॉ में प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब दोनों स्टेट वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। पलक बेटा कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, तभी 2 आईडी से आपने किया ना लॉगिन, तो वही मैंने कहा देखे क्या बात है। तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दो इसमें क्या है, दोनों वेरिएबल को कांस्टेंट करके वो ला देते थे। तो प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो बचा क्या, बचा वॉल्यूम और मोल।
ठीक है। और पीवी इक्वल टू एनआरटी, देखो जितने भी ला हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सबका ओरिजिन देखा जाए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी है। सारे गैस ला अल्टीमेटली, अब कभी आप भूल भी जाओ ना तो इससे रिकॉल कर लीजिएगा आप लोग। जैसे प्रेशर आपने कांस्टेंट कर लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, आर कांस्टेंट कर लिया, इसका मतलब गैसों का वॉल्यूम उसके मोल के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो एवोगाड्रो का यही कहना था कि प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कर ले तो गैसों का वॉल्यूम उनके मोल के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। फिर इन्होंने इसमें थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया। जैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ा था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते थे, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, यस सर। है ना। तो जिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे मोल और एवोगाड्रो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। ठीक है। और अगर मान लो मोल अच्छा, जिस रेशियो से मोल चेंज हो रहे होंगे उसी रेशियो से मॉलिक्यूल भी चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि Na की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होती है, एवोगाड्रो नंबर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर मोल पे डिपेंड कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड कर रहे होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे भी डिपेंड कर रहे होंगे। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अगर हम लोग सिंबल दे दे कैपिटल एन, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन। ठीक है ना। तो ये इनका ला बन जाएगा बेटा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन। और बस इसी को दो अलग अलग कंडीशन पे हम लोग अगर लगा दे तो ये हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाई N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई N2। ठीक है। ये इसका जो एवोगाड्रो लॉ का मेन फॉर्मूला है वो ये बन जाता है। ठीक है। इसी में अगर एक कंडीशन ले लें हम लोग कि अगर मान लिए कि दो गैस से ले और उनके उनका वॉल्यूम भी सेम ले ले, दो गैस से ले, उनका प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट है ही है, उनका वॉल्यूम भी क्या ले ले, सेम ले ले, V1 बराबर V2 कर दे, तो बेटा वॉल्यूम सेम लेने पे उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है। तो बस इसी को उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, मतलब इनका जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से आप समझिए तो आपको समझ में आएगा। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू और मोर गैसेस, अगर दो वॉल्यूम का हम लोग क्या ले ले, वॉल्यूम सेम ले ले, ठीक है, या दो से ज्यादा गैसें भी हो सकती हैं, है ना, कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ऐसे केस में उनके मॉलिक्यूल का भी नंबर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा तभी एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर हो रही बात पूरी। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू और मोर गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब ये ग्राफ जैसे देख लीजिए, इसमें ग्राफ ऐसे पूछा जा सकता है कि वाई एक्सिस में ले ले वो वॉल्यूम को और एक्स एक्सिस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को, या मोल भी ले सकता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ले सकता है, मोल भी ले सकता है, वो दोनों में एक ही जैसा ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे कैसी लाइन बन जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स टाइप की बन जाएगी, है ना, क्योंकि वॉल्यूम मोल के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या वॉल्यूम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम को ले लिया y एक्सिस में, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे x एक्सिस में, तो y इक्वल टू एम एक्स टाइप का लाइन बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं। एवोगाड्रो लॉ सबसे सिंपलेस्ट लॉ में से एक है। अब इसमें आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग ऐसे ही पढ़ के आए हैं मोल कॉन्सेप्ट के चैप्टर में, ठीक है, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे वो इक्वेशन डिराइव हुई। तो आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअली ये जो तीन लॉ हैं इनके बेसिस पे डिराइव की जाती है। ठीक है, जैसे बॉयल्स लॉ आप ले लो, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग गैसों का जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना के लिख दिया। फिर मैंने अप्लाई कर दिया चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ
50 लाख के अकॉर्डिंग क्या है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने लगा दिया कौन सा ला, एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, मोल के प्रोपोर्शनल है ना। ये 3 इक्वेशन लिख दी और फिर इन तीनों लॉ को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट लिख दिया गया। क्योंकि देखिए अगर एक स्टेट वेरिएबल इन अलग अलग टर्म के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो इनके प्रोडक्ट के भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो वॉल्यूम अगर 1/p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वॉल्यूम इन तीनों टर्म के प्रोडक्ट के भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो उसी को कंबाइन करके लिख दिया कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p, टेम्परेचर मोल। बस इसमें टर्म रीअरेंज कर लिया गया, प्रेशर को इधर ले लिया गया लेफ्ट साइड पे, तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनटी। और प्रोपोर्शनल साइन जब हटता है तो यहाँ पे जो कांस्टेंट के तौर पे आता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना, इसको हम लोग आर बोलते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन वही बन गई, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। और आर जो है यहाँ पे ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती है हम लोग जानते हैं कि वो गैस के नेचर से इंडिपेंडेंट होती है ना, गैस के नेचर पे इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। हाँ ये बात अलग है कि आर की यूनिट अलग अलग सिस्टम पे डिपेंड करती है कि आप किस सिस्टम में आर को डिफाइन कर रहे हो। सिस्टम बदलने पे आर की वैल्यू चेंज हो जाती है, लेकिन गैस का नेचर बदलने पे आर की वैल्यू नहीं बदलती है। अब इसमें सबसे जो मेन सिस्टम होता है वो लीटर एटीएम सिस्टम होता है। लीटर एटीएम सिस्टम तब लगता है जब वॉल्यूम हम लोग ले रहे होते हैं लीटर में और प्रेशर ले रहे होते हैं एटीएम में। तो लीटर एटीएम सिस्टम में आर का वैल्यू होता है 0.0821, ठीक है, या आप सभी को याद ही होगा मेरे ख्याल से। और इसकी वैल्यू होती है 1, इसी को 1/12 भी लिख देते हैं सिंपलेस्ट वे में, है ना। 1/12 और यूनिट हो जाएगी एटीएम लीटर अपॉन मोल केल्विन, ठीक है। सेकेंड यूनिट इसकी बनती है एसआई सिस्टम में, ठीक है। एसआई सिस्टम में कोई पूछे आर की क्या यूनिट है, तो एसआई सिस्टम वैसे सबसे स्टैंडर्ड सिस्टम माना भी जाता है। एसआई सिस्टम में आपको पता है कि लीटर एटीएम, लीटर इंटू एटीएम, ये जूल के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसमें कन्वर्जन भी होता है ना। इसमें चाहो तो लिख लो क्योंकि आगे थर्मोडायनेमिक्स में आता भी है ये। 1 एटीएम लीटर में कितने जूल होते हैं पता है आपको? कितने होते हैं ये आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कन्वर्जन भी काम का है, ठीक है। 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.325, इतने जूल होते हैं। अब जैसे ये वाली यूनिट जो है ये वाली यूनिट 1/12 वाली, ये है आपकी किसमें, लीटर एटीएम में। अगर उसको जूल, अगर आपको लीटर एटीएम की जगह जूल लिखना है तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसी नंबर से 100। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ 101.325। तो अगर आप क्या करें, आप कैलकुलेटर उठाएं और ये वैल्यू लिखें और इसमें मल्टीप्लाई करके देखें 101.325, तो ये आ जाएगा आपका 8.31 मल्टीप्लाई करने पे, है ना। और यूनिट हो जाएगी उसकी एटीएम लीटर की जगह जूल बोलना पड़ेगा, जूल अपॉन, और डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा मोल के लिए, ठीक है। मोल की स्टैंडर्ड यूनिट मोल ही लेना है और टेम्परेचर की केल्विन लेना है। आर के यूनिट में मोल और केल्विन को नहीं डिस्टर्ब करिएगा कभी, ठीक है। तो ये बेटा इतनी आ जाएगी 8.31, और इसी को 25/3 भी लिखा जाता है। तो ये एसआई वाली यूनिट भी काम की है, और इस चैप्टर में कई जगह हमें ये वाली यूनिट लेनी भी पड़ेगी, एसआई वाली। अभी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे वहां पे भी ये वैल्यू कई जगह हमें लेनी पड़ती है, तो ये वाली यूनिट भी हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, कैलोरी सिस्टम में आर की वैल्यू 1.99 हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 2, इसको ले लेते हैं। और ये भी आप कन्वर्ट कर सकते हो,
एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18। 4.18। हाँ 4.18 या 4.2 भी कई बार हम लोग शॉर्ट में ले लेते हैं। तो अगर हम लोग ने जैसे ये वाली यूनिट जूल में लिखी हुई है, अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है, जूल को बेटा कैलोरी कन्वर्ट करना है, तो आपको इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा 4.1। तो अगर आप 4.18 से डिवाइड करें तो ये लगभग यही आ जाएगा 1.99 समथिंग। ठीक है ना? तो तीनों यूनिट ऐसा नहीं इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब आप खुद भी कन्वर्ट कर सकते हो, बस इनके ये आपस में जो कन्वर्जन ये पता होने चाहिए। ठीक है, या फिर याद ही रखो इतना टाइम किसके पास होता है कि आप कन्वर्ट करने बैठोगे, क्योंकि ये सब चीजें तो ऐसी हैं कि यादों फट से रख के सीधे सॉल्व कर लिया आपने। तो आर की वैल्यू लीटर Yes, एटीएम sir. में आपकी 0.0821 1/12 है ना, एसआई सिस्टम में 8.31 और कैलोरी में 1.22 या 2 ले सकते हैं। ठीक है, बोलो सभी को समझ में आ गई बात? यस Sir. सर। यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मैंने जो मेन गैस ला है अभी हो चुके हैं। अब क्या करते, ये जितने भी गैस ला पढ़े हैं उनको समराइज करके समझते हैं कि ये जो कितने भी गैस ला है ये सभी आइडियल गैस इक्वेशन से ही डिराइव्ड होते हैं। ये सारे गैस ला आइडियल गैस इक्वेशन से ही डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन हमारी होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अब इसमें आप कैसे समझो कि आप आर को एक तरफ ले लो, बाकी वेरिएबल जितने उनको सबको एक तरफ कर दो। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा पी इंटू वी डिवाइड बाई एन इंटू टी। ठीक है, अब देखो आर कभी बदल नहीं सकता। ठीक है, किसी एक गैस के लिए आर की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है ना, सेम सिस्टम में। तो अगर मैं दो अलग अलग कंडीशंस ले लूं, ठीक है, जिसमें वेरिएबल बदल रहे हैं, मतलब प्रेशर बदल रहा है, वॉल्यूम बदल रहा है, मोल भी, चलो मोल भी एक इनडायरेक्ट वेरिएबल होता है, मान लो कि मोल भी बदल रहे हैं और टेम्परेचर भी बदल रहा है, मान लो ये चारों वेरिएबल बदल रहे हैं, लेकिन गैस एक ही है, एक ही गैस के लिए हम लोग लगा रहे हैं ये फॉर्मूला, तो आर तो बदलेगा नहीं। तो हम लोग अपने फॉर्मूले को लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2, है ना? तो आप क्या करो, देखो आपको मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको तुरंत स्ट्राइक करे चीजें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी तो हम लोग सारे ला पढ़ रहे हैं, बॉयल्स ला, चार्ल्स ला, गिलसॉक ला। ठीक है, अभी डाल्टन्स ला भी पढ़ेंगे, गिलसॉक ला भी पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आपके सामने क्वेश्चन जब आता है, ठीक है, तो आप बहुत सारी थ्योरीज एग्जाम में वैसे ही पढ़ के जाते हैं, है ना, और बहुत सारी सही थ्योरी पढ़ने पे कंफ्यूजन भी होती है। कहीं पता नहीं आप गेलसॉक ला भूल गए, फिर आपको लग रहा है अरे यार गेलसॉक ला पता नहीं क्या था, चार्ल्स ला भूल गए, एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा है, एग्जाम में प्रेशर की वजह से भी कई बार ऐसा होता है। तो आपको कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए कि आपको पता है ना कि यार ये मेरे पास है तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहां पे अगर ये फॉर्मूला लिख लेना, है ना, जैसे आपको कॉपी मिले तो पीछे रफ पेज में ये फॉर्मूला आप लिख देना, P1 अपॉन N1 T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। अब जैसे कोई क्वेश्चन आया गैस ला पे, आप क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ना कि उसमें क्या क्या कांस्टेंट है। आपने पढ़ा होगा, पता चला कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट और मोल कांस्टेंट है। ठीक है, भले ही आप भूल गए कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे बॉयल लॉ लगता है, और आप बॉयल लॉ का फाइनल रिलेशन भी भूल गए, मान लो कि क्या होता है, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ के इतना तो आइडिया लगा ही लोगे कि यार टेम्परेचर कांस्टेंट है और मोल कांस्टेंट है, इतना तो आप समझ ही जाओगे। और जो कांस्टेंट है उनको आप इस फॉर्मूले से उड़ा देना। ठीक है, जैसे बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट तो T1 बराबर T2 हो जाएगा ना, T1 बराबर T2, तो T1 T2 कैंसिल हो जाएंगे, और मोल कांस्टेंट है तो N1 N2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका फॉर्मूला केवल क्या बचेगा, P1 V1 अपॉन P2 V2, है ना? देखो सीधे आप खट से लिख दो, और ये इसी को बॉयल लॉ कहते भी है ना। तो आप उसको ये ध्यान रखना कि भले ही आप बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है ये भूल भी गए, तो भी आप उसको बहुत आराम से रिकॉल कर सकते हो।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे ला अच्छे से याद ही होने चाहिए, है ना। कोई बात नहीं, आप केवल ये फॉर्मूला भी याद करो, उससे सारे ला देखो आपके निकलेंगे। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन पढ़ा आपने, आपने देखा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के, या प्रेशर कांस्टेंट मोल कांस्टेंट है, तो आप इसी फॉर्मूले प्रेशर को उड़ा दो, मोल को उड़ा दो, देखो आपका चार्ल्स लॉ बन गया। चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला आ गया V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसको लगाइए, क्वेश्चन सॉल्व, बल्ले बल्ले। ठीक है, यस सर। यस गेलुसॉफ लॉ है ना, गेलुसॉफ लॉ भूल गए एग्जाम में, पता नहीं क्या था आपने, लेकिन क्वेश्चन पढ़ा, देखा वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, मोल भी नहीं चेंज हो रहा है, तो बस इन्हीं दोनों को हटाना है हम लोग को, वॉल्यूम को उड़ा दीजिए, मोल को उड़ा दीजिए, तो आपका बन गया फॉर्मूला P1/V1 इज इक्वल टू P2/T2। ये बन गया देखो। तो ये सारे ला इसमें छुपे हुए। अच्छा, कई बार ऐसे भी न्यूमेरिकल बनेंगे, ये तो 3 स्टैंडर्ड ला हो गए, लेकिन कई बार ऐसे भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो किसी स्टैंडर्ड ला पे बेस्ड ही नहीं होंगे। मतलब उसमें कोई स्टैंडर्ड ला, जैसे बॉयस ला, चार्ल्स ला, गिलसॉफ ला, ये वैलिड ही नहीं होंगे ये तीनों, मतलब कोई भी इनमें फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन जो दिया गया, आपने देखा कि यार इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो यार ऐसा तो कोई स्टैंडर्ड गैस ला होता ही नहीं जिसमें प्रेशर भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका हो गया टेंशन में आ जाओ सर, ये तो पढ़ाया नहीं गया, तो यार उसमें टेंशन में आने की जरूरत नहीं। देखो आप खुद ही, आप भी कोई साइंटिस्ट से कम थोड़ी ना हो, है ना। आपको अगर ये फॉर्मूला मिल गया तो आप साइंटिस्ट ही बन गए आज की डेट में। अरे भैया प्रेशर कांस्टेंट उड़ा दो, वॉल्यूम कांस्टेंट उड़ा दो, बन गया फॉर्मूला N1T1 इक्वल टू N2T2। सीधे आप लिख दो। हाँ, माना कि ये कोई स्टैंडर्ड ला नहीं है, इस टाइप से कोई ला नहीं दिया गया है, लेकिन ये एक गैस की इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है अगर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, और कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे भी आपको, सीट में ही मिलेंगे, जो केवल इस फॉर्मूले से सॉल्व हो रहे होंगे, है ना, जबकि इसमें कोई स्टैंडर्ड गैस लाइन नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होगा कि केवल मोल ही कांस्टेंट होंगे, बाकी PVT सारी वेरिएबल दिख रहे होंगे, प्रेशर भी बदल रहा होगा, वॉल्यूम भी बदल रहा होगा, तो फिर केवल मोल को हटा दिएगा, तो आपका फॉर्मूला लगेगा P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास ये जो ब्रह्मास्त्र है, अगर ये पता है, तो यार फिर कोई भी कंडीशन दी जाए, आप फॉर्मूला खुद से लिख के आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ऐसा कोई ये नहीं समझना है कि ये कोई गैस ला तो होता ही नहीं है, तो ये ऐसा तो नहीं, गलत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं। ये सारे रिलेशन डिफाइंड है, ठीक है, और इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में कोई भी बॉल आपके सामने आए, ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल चारों तरफ छक्के चौके मारते हुए तैयार हुआ, मतलब जो भी जैसी भी बॉल आए उधर साइड शॉट मार देना, बस वही फॉर्मूला लिख के कर देना क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और मुझे बताओ इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है आपको, आपको मुझे बस बताना है कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। ये वाला एक क्वेश्चन एक बार पढ़ डालो आप लोग, ठीक है, इसी पे थोड़ा प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। क्वेश्चन पढ़ के कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ये डिसाइड करना आना चाहिए। सर N1T1 is equal to N2T2। N1T1 इज इक्वल टू N2T2, ठीक है, यही लगेगा बेटा, करेक्ट है ना। आया समझ में सबको, यस सर। है ना, तो यही फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। अब देखो क्यों ऐसा लग रहा है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें पहला लाइन कह रहा है एन ओपन वेसल,
जब भी क्वेश्चन की शुरुआत ऐसा हो ओपन वेसल करके कि वेसल ओपन है, तो भैया समझ जाना कि प्रेशर कांस्टेंट है ना। क्योंकि जो भी गैस है फिल होगी, अगर आप उसका जो कंटेनर का पिस्टन है वो हटा देंगे, वो प्रेशर वो वेसल ओपन कर देंगे, तो उस पे लगने वाला जो प्रेशर है, इसको जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर बाहर वाला प्रेशर कांस्टेंट है तो अंदर वाला भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वेसल ओपन है तो प्रेशर आपको कांस्टेंट लेके चलना है। फिर कह रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस हीटेड अंटिल 3/5 ऑफ एयर इज इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड। अच्छा, उसको हीट कर रहा है वो, इनिशियली वो 27 पे है, वो कह रहा है बताओ कितने पे हीट करें जिससे 3/5 एयर जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए, मतलब बाहर निकल जाए। ठीक है। एज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ वेसल रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, ये भी उसने बोल दिया कि ये मान के चलना है कि कुछ अगर गैस के मॉलिक्यूल हीट करने पे बाहर निकल रहे हैं, तो जो बचे हुए हैं वो पूरा वी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर ले रहे हैं, है ना। मतलब कि कंटेनर का वॉल्यूम अभी भी, मतलब जो गैस जो वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रही है वो कांस्टेंट ही है। ठीक है। तो गैस का नेचर होता है एक्सपेंड करने का। अगर कुछ मॉलिक्यूल निकल भी जाएंगे तो बचे हुए मॉलिक्यूल थोड़ा सा रेयरर हो जाएंगे, दूर दूर होके वो पूरा वी वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेंगे। तो वॉल्यूम को जब बोल ही दिया तो मानना ही पड़ेगा हमें कांस्टेंट। तो देखा जाए तो दो चीजें कांस्टेंट हो गई इस क्वेश्चन में, प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, ओपन कंटेनर जब भी बोले तो प्रेशर कांस्टेंट लीजिएगा, और वॉल्यूम उसने बोल ही दिया कि कांस्टेंट लीजिएगा। अब इस उसी फॉर्मूले में अगर हम लोग देखें, जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन N2 T2। ठीक है। बस इसमें दो चीजें हटानी है, प्रेशर कांस्टेंट है ये उड़ा दो, वॉल्यूम उड़ा दो, तो बचा क्या फॉर्मूला N1 T1 इक्वल टू N2 T2। तो हमें ये समझ में आ गया कि अच्छा, ये इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो T1 हमें पता है 300, T2 हमें निकालना है। ठीक है। N1 मोल मान लेते हैं कि पहले मोल कुछ N थे, है ना, एयर के। लेकिन वो कह रहा है किस टेम्परेचर पे हीट करे जिससे 3/5 ऑफ द एयर इन इट हैज बीन एक्सपेल्ड, मतलब 3/5 एयर एक्सपेल आउट हो जाए। 3/5 एयर एक्सपेल होने का मतलब उसके कितने मोल एक्सपेल हो जाए इन टर्म ऑफ एन, तो 3n/5 मोल बाहर निकल जाए। तो देखो सीधी बात है कि शुरुआत में n मोल थे और इतने मोल अगर बाहर निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने मोल, तो रिमेनिंग 2n मोल by बचेंगे 2n टू by एन बाई 5। फाइव है ना। इसको आप N2 बोल सकते हैं, फाइनल मोल, रिमेनिंग मोल। तो बस अब वैल्यू रख दीजिए कि इनिशियल मोल आपने ऐसे n मान लिए, टेम्परेचर 300, फाइनली बचे कितने, फाइनली बचे 2n/5 इंटू टेम्परेचर कितना था, टेम्परेचर निकालना है हम लोग को T2। तो बस n कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देखो n कैंसिल, यहाँ से T2 मिल जाएगा आपको। कितना आ रहा है T2? तो 750। 750 है, 750 केल्विन, ये आ गया भाई। ठीक है। तो बस यही आंसर है। लेकिन इसमें 3 पार्ट में पूछा है उसने क्वेश्चन में, ख्याल से ये फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा। फर्स्ट पार्ट में पूछा है टेम्परेचर एट विच वेसल हैज बीन वेसल वाज बी हीटेड। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है। और ऐसे ही बाकी दो पार्ट भी आप लोग कर ही लोगे, आसान दिख रहा है ना। जैसे सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है देखो, वॉल्यूम ऑफ द एयर measured at 300 Kelvin escape out if vessel is heated to 900। अच्छा, कह रहा है कि कितना वॉल्यूम एयर का, कितना वॉल्यूम एक्सपेल्ड होगा, है ना, अगर उसको 900 पे हीट करें। तो आप ये कह सकते हो कि जो एयर का एक्सपेल्ड हुआ वॉल्यूम होगा, ठीक है, जितना वॉल्यूम एयर का निकल जाएगा वो उसके निकले हुए मोल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, yes है ना। जिस प्रोपोर्शन में उसके मोल निकल रहे होंगे उसी प्रोपोर्शन में उसका वॉल्यूम भी निकल रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो उसने पूछा ना, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट,
एट 300 केल्विन, तो समझ जाइए कि वो एक तरह से वो यही पूछना चाह रहा है कि उसके मोल कितने निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि निकले हुए गैस के निकले हुए मोल निकले हुए वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और यहाँ पे है ना, मतलब निकला हुआ वॉल्यूम निकले हुए मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो भाई, ये वॉल्यूम जो है वो जो रिलीज हो गया है, और ये मोल कौन से जो रिलीज हो गए, एक्सपेल्ड आउट हो गए। तो रिलीज्ड मोल रिलीज्ड वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यहाँ भी वही रिलेशन आ रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहे हैं तो मोल उसके वेरिएबल है ना, तो फॉर्मूला तो वही लग रहा है। सेकंड पार्ट में भी देखो वही फॉर्मूला लग रहा है, N1T1 इक्वल टू N2T2। ठीक है, लेकिन जो रिलीज्ड मोल है वो रिलीज्ड वॉल्यूम के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे आप V1T1 इक्वल टू V2T2 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो वॉल्यूम है इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वॉल्यूम गैस का जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो वाला वॉल्यूम नहीं है, ये जो रिलीज हो गया गैस का अपना जो वॉल्यूम जो रिलीज हो गया। ठीक है, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है ना, क्वेश्चन में वो थोड़ी ना चेंज हो रहा है। तो बस इसमें आप कर लो, T1 कितना दिया 300 और T2 कितना दिया है 900, है ना, वॉल्यूम ऑफ एयर एस्केप आउट। तो ऐसे समझ लीजिए टेम्परेचर 3 टाइम हो गया, 300 से 900 मतलब 3 टाइम हो गया, तो वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा सीधा, है ना, जो एस्केप वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। V2 V1 का कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, यस सर। है ना, ये वॉल्यूम वो वाला है जो रिलीज हो रहा है ना। 300 केल्विन पे जो निकला हुआ वॉल्यूम होगा, ऐसे समझिए 300 केल्विन पे जो निकला हुआ वॉल्यूम होगा वो 900 केल्विन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में 1/3 होगा। ठीक है ना, नहीं 900 पे यस ज्यादा निकलेगा, सॉरी, 900 केल्विन पे जो वॉल्यूम निकला होगा वो उसका 1/3 होगा 300 केल्विन, है ना। तो बस ये रिलेशन आ गया। और इसमें एक पार्ट और दिया हुआ, तीसरा पार्ट, इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर एट विच हाफ ऑफ द एयर एस्केप आउट्स। बताइए किस टेम्परेचर पे आधी गैस एस्केप आउट हो जाएगी, 600 केल्विन। 600। है ना, 600। हाँ, तो अगर गैस आधी होगी तो मतलब मोल आधे होंगे उसके, तो टेम्परेचर डबल करना पड़ेगा। इनिशियली उसने कितना दिया था, इनिशियल टेम्परेचर था 300, हाँ, तो इसका डबल कर दो आप, 600 कर दोगे तो टेम्परेचर डबल होगा, तो स्केप्ड मोल हाफ हो जाएंगे, या स्केप्ड वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस यस सर। अब इसमें एक ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ गैस। कई बार प्रेशर और डेंसिटी को रिलेट करके पूछेगा आपसे। तो देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको पता ही है, ठीक है, ये आप बचपन से याद करते आ रहे हैं। अब इस फॉर्मूले में मोल को आप ब्रेक कर दो, मोल को लिख दो वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है, और मोलर मास को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो इधर। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा PM इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू RT, है ना। ये यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर दिया, मतलब इधर इंटरचेंज करने मतलब कि इधर ले आया मोलर मास को, मैं राइट हैंड साइड पे, वॉल्यूम को ले आया डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे मास के नीचे वॉल्यूम आ गया W/V, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होती है ना। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, स्मॉल d। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बन गया PM इक्वल टू DRT। ठीक है, PM इक्वल टू DRT, ये बस फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। और इसको भी आप वैसे ही लिखना चाहो तो लिख लो कि आप R को एक तरफ लिख दो, बाकी सारे टर्म एक तरफ लिख दो, PM/DT, और सबको ही वेरिएबल एक बार मान लो। तो आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा P1M1/D1T1 इक्वल टू P2M2/D2T2। ठीक है, अब वही बात है कि अब वो क्वेश्चन में इनमें से कोई भी दो वेरिएबल रखेगा, बाकी दो कांस्टेंट कर देगा, या जैसा भी वो देना चाहेगा तो हम लोग कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, इसमें तो भाई चारों ही वेरिएबल है इस समय, लेकिन कोई भी इसमें 2 या 3 वेरिएबल
रखेगा तो हम लोग अपना फॉर्मूला खुद ही लिख लिख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है इसमें। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में कर सकते हो आप, आपकी सीट का ही ये क्वेश्चन है A13। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए एक बार। ये वाला करिए आप लोग, सर जरा सॉल्व ऊपर करिए कर चलो। दीजिए, उतार लो। हाँ हाँ बिल्कुल, नोट कर लो बेटा। है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये आप ही लोगों को करना है। कर लिया सर। अच्छा, नोट कर लिया, ठीक। स्पीकर बंद कर दिया, बंद कर दिया। सर सी। इसमें सी आ रहा है, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन होगा। आ रहा है बेटा सी ऑप्शन? यस सर। सर ठीक है, करेक्ट। लग रहा है आप लोगों के स्कूल जल्दी बंद होने वाले हैं फिर से। सर पता चला। पता चल गया। सर अच्छे दिन आने वाले हैं। हम्म।
एक्चुअली काफी अभी वो आया ना यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सारे कोविड के रूल्स उसमें दिए, वही मैं पढ़ रहा था अभी, नजर पड़ गई मेरी कि देखे क्या आ गया ये। तो नाइट में कर्फ्यू कर दिया गया है 11 से 5। वही नाइट के कर्फ्यू का कोई मतलब तो रहता नहीं है, सर्दी में कौन बाहर निकलेगा। यस सर। है ना, लेकिन वो है कहने को कि थोड़ा सा सख्ती बरतती जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें पूरा पढ़ने तो टाइम लगेगा, क्या क्या किया है। अभी स्कूल का एग्जैक्ट आया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं आया कि स्कूल बंद होने वाले हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बढ़ बढ़ जाएगा तो फिर बंदी हो जाएंगे, फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन ऑनलाइन। चलो खैर, हम लोग ऑनलाइन पढ़ ही रहे हैं। हाँ, क्या करो सर? स्कूल अब 2 शिफ्ट में लगने लगे हैं। यस 2 सर। शिफ्ट वाला कर 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 स्टार्ट कर दिया। यस सर। यस। अच्छा, बीच में बंद कर दिया था ना, 2 शिफ्ट फिर से शुरू कर दिया। अच्छा भाई, देखो भाई यही सब चलता रहेगा। थोड़ा सा ये है कि आप लोग को भी जितने बच्चे हैं इसमें बताओ कितने बच्चों की वैक्सीन लग चुकी है, हैंड रेस करो भाई। अभी आप लोग का एज 18 से बिलो ही होगा ऑन पेपर। यस सर। सर सर यस सर। मतलब किसी की वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है एको। नो सर। सर सर अरे भैया, तब तो समझने वाली बात है भाई इसमें तो। अभी कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई ये चीजें ऐसी है ना कि अभी तो सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे, लेकिन हो रहा हो बहुत तेजी से स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया हो। जब बिल्कुल कंडीशन वैसी आ जाती है तब वो हाईलाइट करते हैं लोग, नहीं तो छुपाते हैं लोग। इलेक्शन भी हो रहे होने वाले हैं, तो यूपी में तो आएंगे 200 केस, तो बताएंगे कि 20 केस आए हैं केवल। यस सर। यस सर। है ना, तो ये है थोड़ा सा, सभी लोग संभल के रहिए भैया, क्योंकि इस बीमारी को मतलब वही हमने बहुत करीब से देखा है। तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा पिछली बार। यस सर। सर देखा था। नो सर, कह नहीं सकते कि मतलब पहले वाले लॉकडाउन जब सबसे पहले वाला हुआ था, तो उस टाइम के बाद फिर ऐसा लगने लगा था कि यार ये सब कोरोना वोरोना सब फर्जी है, कुछ है वह नहीं। लेकिन जो सेकेंड वाली वेव थी उसको, उसमें ये हो गया कि नहीं भैया, जब खुद को हो गया, अपने रिलेटिव्स में कई लोग नहीं रहे, तो ये सब चीजें हिला के रख दिया इस लोगों को कि नहीं भाई है, ऐसा नहीं है ना। तो उसमें अपनी तरफ से कोई लापरवाही मत बरतो। वही यही इसका एक सॉल्यूशन है मेरे ख्याल से, और कोई सॉल्यूशन है भी नहीं। यस सर। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.5 डेसीमीटर की फ्लास्क कंटेन्स गैस ए। जैसे गैस ए लिया है उसने, उसका वॉल्यूम उसने लिया 0.5 डेसीमीटर क्यूब, है ना, उसका वॉल्यूम ले लिया उसने 0.5 डेसीमीटर क्यूब। और ये आपको पता ही होगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 इक्वल टू 1 लीटर। लीटर होता यस। है ना। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब है, मतलब 0.5 लीटर हो गया उसका वॉल्यूम। और उसका और क्या क्या दिया हुआ है दूसरा, अच्छा हाँ, दूसरी गैस गैस बी को फ्लास्क, दूसरे फ्लास्क में लिया हुआ है, उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर हो जाएगा। और एट द सेम टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर सेम लिया है, टेम्परेचर सेम लिया है ना, टेम्परेचर T1 बराबर T2 मान लो, चलो ठीक है। और फिर डेंसिटी ऑफ ए इज 3 ग्राम पर डेसीमीटर। देखो डेंसिटी यहाँ पे दे दी है उसने, गैस ए की डेंसिटी दे रहा है 3 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, 3 ग्राम पर लीटर हो गई। गैस बी की जो डेंसिटी है वो 1.5 ग्राम पर लीटर हो गई।
फिर मोलर मास में एक रिलेशन भी दे दिया उसने। मोलर मास में रिलेशन मतलब ए का जो मोलर मास है वो कह रहा है कि बी के मोलर मास का हाफ है, ऐसा उसने बोला है ना। एम ए इक्वल टू 1/2 ऑफ एम बी। तो रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैसेस, तो दोनों गैसों के प्रेशर का रेशियो पूछ रहा है। तो P1/P2 एक तरह से वो आपसे पूछ रहा है। तो अभी ऊपर जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें अगर हम लोग देखें बस टेम्परेचर ही कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में, है ना। टेम्परेचर ही सेम है, बाकी सब तो हमें वेरिएबल दिख ही रहे हैं। तो आप क्या करो कि टेम्परेचर को हटा के बाकी के रिस्पेक्ट में लिख दो अपना फॉर्मूला। P1m1/d1 इज इक्वल टू P2m2/d2। ठीक है। P1 P2 का रेशियो तो निकालना ही है हम लोग को, ठीक है। और बाकी M1 M2 में रिलेशन दे दिया है, इसको M1 M2 ही कर लो, ज्यादा सही रहेगा। M1 M2 तो M1/M2 देखो P1/P2 तो निकालना ही है, और M1/M2 तो डेंसिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा D1/D2, ऐसे लिख दिया मैंने। तो P1/P2 ये तो कैलकुलेट ही करना है हम लोग को, ठीक है। M1/M2 की वैल्यू कितनी होती दिख रही है? M1/M2 1/2 आता दिख रहा है, और D1/D2 तो D1/D2 है 3/1.5, 3/1.5। ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया? ये आपका हो गया 1.5, और इंटू 2 करेंगे तो 3 आ रहा है ना, 3। सर वो 2 आएगा राइट साइड। सर वो 2 आएगा। 2 आएगा सर। अच्छा कुछ गड़बड़ हो रहा 2 है। into 2 अच्छा अच्छा, 4। ठीक ठीक, ये तो इसका डबल आ रहा है, तो 2 into 2 4 आ रहा है, ठीक ठीक। 4:1 का रेशियो आ रहा है ना, ये आंसर हो जाएगा। 4:1 मतलब एक यही आंसर है ना, सी आंसर बन गया होगा। तो मतलब वो है कि आपको बेसिक फॉर्मूला अगर पता है फिर तो वो कैसा भी डेटा एटा दे दे, वो तो सब कैलकुलेशन की बातें हैं सारी, वो तो आप इतना तो कर ही ले जाएंगे। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डाल्टन्स लॉ इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट लॉ माना जाता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? ये जो पिछले चैप्टर ये में बताया शायद आपने। हाँ हाँ, ये हम लोगों ने उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। ठीक है, ये वही ला है, केमिकल इक्विलिब्रियम में ये ला लगता था जब हम लोग केपी एपी निकालते थे ना, तो पार्शियल प्रेशर इसी ला से निकालते थे। ठीक है, तो वही ला है, बस इसको एक बार समझ लीजिए, है ना। कि इसमें क्या करते थे, डाल्टन्स क्या करते थे, ऐसे कोई गैस लेते थे, ठीक है, मान लो कोई गैस लिया उन्होंने, एक कंटेनर में फिल कर लेते थे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते थे, टेम्परेचर नहीं छेड़ते थे, टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं करते थे, ठीक है, और उस कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट कर लेते, मतलब एक रिजिड टाइप का कंटेनर लेते थे, है ना। तो ऐसे समझो कि रिजिड कंटेनर में एक गैस फिल कर दिया, उस गैस के कुछ N1 मोल ले लिए, और यहाँ पे वो लगा दिया बैरोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर में मरकरी फिल होती है, तो वो क्या करते थे कि मरकरी के कॉलम का डिफरेंस ले लेते थे, कि इधर जो मरकरी का लेवल हो, इधर जो लेवल है, इसका डिफरेंस। और वैसे भी बैरोमीटर में मरकरी के लेवल का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, वही गैस का क्या होता है, प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा था दोनों कॉलम में, उसका वो डिफरेंस नोट कर लेते थे। ठीक है, तो जैसे गैस ए लिया, और उसके N1 मोल के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है, वो कितना आ रहा है, उस गैस का प्रेशर P1। ठीक है, और कांस्टेंट दो चीजें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। फिर क्या करते थे कि उस गैस को वो निकाल देते थे, फिर से उसी सेम रिजिड कंटेनर में एक दूसरी गैस फिल करते थे, गैस बी मान लिया गया, उसके मोल कुछ N2 ले लेते थे, और उसमें भी फिर देखते थे कि भाई प्रेशर क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर का डिफरेंस मान लो कितना आ रहा है, P2 आ रहा है। ठीक है, ये प्रेशर का डिफरेंस कितना आ रहा है, P2 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या करते थे उन दोनों गैसों को मिक्स कर देते थे, सेम उसी कंटेनर में, उसी वॉल्यूम के कंटेनर में,
उन दोनों गैसों को मिक्स कर देते थे और उनके उतने ही उतने मोल लेते थे जितने उन्होंने पहले लिए थे N1 N2। और फिर उनका देखते थे कि जब मिक्स कर देंगे तो भाई यहाँ पे टोटल प्रेशर, गैस ए भी अपना प्रेशर लगा रही होगी, ठीक है, और गैस बी भी अपना प्रेशर लगा रही होगी, दोनों गैसें अपना प्रेशर लगा रही होंगी, है ना। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर वो रीड करते थे, वो बोलते थे कि वो जो ये टोटल प्रेशर आता था वो उन दोनों गैसों के इंडिविजुअल जो पार्शियल प्रेशर आ रहा था उसके सम के ही क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था, ठीक है। तो ये इनका बेसिक स्टेटमेंट था कि गैसों का जो मिक्सचर होता है, इफ वी टेक 2 or more gases in a mixture, the total pressure exerted by gaseous mixture is equal to sum of their partial pressure। तो जो टोटल प्रेशर होगा वो उन गैसों के पार्शियल प्रेशर के सम के ही बराबर आता था, ठीक है। तो ये इनका क्या था स्टेटमेंट इनका। कोई डिफाइन, कोई थ्योरी में आपसे पूछ ले, बताओ डिफाइन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो आपको यही बात बोलनी है, द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ 2 or more नॉन रिएक्टिव गैसेस। हाँ, एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बताई थी कि गैसें कई बार इनके एक्सपेरिमेंट में ऐसा भी हुआ था कि वो गैसों को मिक्स करके जब टोटल प्रेशर मेजर करते थे तो ये इक्वलिटी होल्ड नहीं भी करती थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने एक चीज देखी कि उस केस में गैसें रिएक्ट कर रही थी। जब गैसें आपस में रिएक्ट करने लगती है ना, या आप अगर 2 रिएक्टिव गैसों का मिक्सचर लेते हैं तो फिर डाल्टन्स लॉ वहां पे फेल हो जाता है। मतलब जो टोटल प्रेशर आता है वो उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल नहीं आता है ना। इक्वल आने मतलब कई बार टोटल प्रेशर एक्सीड करने लगता है और कई बार वो कम भी हो जाता है, बराबर नहीं आता है उस केस में। तो इन्होंने फिर इसको बोला कि लेकिन जब वो ऐसी गैसें ले रहे थे जो आपस में रिएक्ट नहीं कर रही थी, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम ले लिया, तो नोबेल गैस तो कभी किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो ऐसी गैसें जो रिएक्ट ना करें एक दूसरे के साथ, उनके लिए ये लॉ पूरी तरह से होल्ड कर रहा था, उसमें ये इक्वलिटी होल्ड कर रही थी, टोटल प्रेशर उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर आ रहा था। तो ये भी इन्होंने ये बात बोली कि ये लॉ नॉन रिएक्टिव गैसों के लिए ही पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है ना। तो देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड ए मिक्सचर ऑफ 2 or more नॉन रिएक्टिव गैसेस is equal to the sum of their partial pressure at same temperature and volume, ठीक है। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस लेंगे तो टोटल प्रेशर उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, है ना। आ रही बात, सभी को समझ में आ रही है? यस सर। यस है ना। तो सिंपल ला है इनका। अब जैसे ये जो वही चीज लिखी हुई, गैस ए का पार्शियल प्रेशर P1 है, गैस बी का P2 है, तो मिक्सचर का हो जाएगा P1 + P2, ठीक है। एक सिम कॉपी कर लेकिन लो स्टेटमेंट सेट पर कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है ना, कर लो कॉपी। तो डाल्टन्स लॉ ये हम लोग को पता होना चाहिए, एग्जैक्टली डाल्टन लॉ का स्टेटमेंट क्या है। अच्छा, कल मॉर्निंग में, कल संडे है ना, कल मॉर्निंग में मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का डिस्कशन करूंगा सीट का, ठीक है। यस सर। तो टाइमिंग यही रखेंगे 8:30 वाली, ठीक है। 8:30 to 10 कर देंगे। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आज छुट्टी भी आप लोगों की, अगर मान लो पूरी नहीं लग पाई है तो अटेम्प्ट तो कर ही लीजिएगा। एक्सरसाइज 1 पूरी कर लीजिएगा और 3 पूरी कर लीजिएगा। मैं ये चाहूंगा कि 1 और 3 तो हो ही जाए, एक्सरसाइज 1 and 3, तो अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। हाँ बताओ बेटा। सर कर लिया कॉपी। अब देखो, अगर मान लो कुछ n गैसें ले ली जाए, जैसे यहाँ पे 2 गैसें ली गई हैं, ऐसे मान लो n कुछ नॉन रिएक्टिव गैसेस ली जाए, तो ये जो एक्सप्रेशन वो एक्सटेंड हो जाएगा हमारा। उस केस में टोटल प्रेशर P1 + P2 + P3 + P4 डैश 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 Pn के सम के बराबर हो जाएगा। मतलब इसमें नंबर ऑफ गैसें कितनी भी हो सकती है, कहने का मतलब ये है ना। बस ये है कि कोई रिएक्ट ना करे, कोई भी एक गैस दूसरे गैस के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल होगा स्टेटमेंट।
फिर अगर बोले कि कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन मिक्सचर, मतलब किसी गैस के मिक्सचर में किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालें, तो यहाँ पे भी डाल्टन ने एक हम लोग को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बताया कि जैसे दो गैसें हैं ए और बी, और इनके मोल कुछ मान लिए एन ओ एन बी है, और इनके पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज पी ए और पी बी है। तो इस मिक्सचर में किसी एक गैस का जो ये पार्शियल प्रेशर होगा, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी। तो उनका ये कहना था कि किसी मिक्सचर में किसी एक पर्टिकुलर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है, वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि जो मोल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के ही क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता था वो कोई और नहीं, वो टोटल प्रेशर ही एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता था। ठीक है। टोटल मतलब उनके मिक्सचर का जो भी टोटल प्रेशर है, वही एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता था, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला भी कई बार हम लोग को लगाना पड़ता है कि मिक्सचर में दो गैसें हैं या तीन गैसें हैं, और किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो वो बराबर हो जाएगा मैथमेटिकली उसके मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। और मोल फ्रैक्शन को हम लोग लिख देंगे उनके मोल अपॉन टोटल मोल, है ना, Na अपॉन Na प्लस Nb। जैसे गैस ए के मोल फ्रैक्शन लिख रहे हैं, तो वो जाएंगे मोल्स ऑफ गैस ए डिवाइड बाई मोल्स ऑफ गैस ए प्लस मोल्स ऑफ गैस बी इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है ना। इससे हम लोग निकाल लेंगे पार्शियल प्रेशर। यही फॉर्मूला हम लोग केपी जब का एक्सप्रेशन बनाते थे, तो इसी फॉर्मूले से निकालते थे पार्शियल प्रेशर। ठीक है। और अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी, अगर हम लोग गैस बी के लिए करें, जैसे अभी हम लोग ने गैस ए के लिए लिखा, ऐसे ही गैस बी के लिए लिख सकते हैं कि गैस बी का जो पार्शियल प्रेशर होगा, वो गैस बी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और गैस बी के मोल फ्रैक्शन को लिख देंगे उनके मोल अपॉन टोटल मोल, मतलब मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल मोल इनटू क्या कर देंगे, टोटल प्रेशर। ठीक है ना। और अगर इन दोनों को ऐड कर दे, मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ए के पार्शियल प्रेशर को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, बी के पार्शियल प्रेशर को इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को ऐड कर दिया आपने, पी ए प्लस पी बी। तो देखिए ऐड करके देखिए, ये पी टोटल के ही बराबर आ जाएगा। मतलब जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जाएगा कि ये करेक्ट है ना। क्योंकि आप ऐड करेंगे तो Na अपॉन Na प्लस एनबी, और न्यूमिनेटर में भी यही आ जाएगा, Na प्लस एनबी, वो कैंसिल हो जाएगा, वो टोटल प्रेशर के ही बराबर आ जाएगा, पी टोटल। ठीक है। अच्छा, डाल्टन लॉ की अपनी लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन है डाल्टन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रिएक्टिव गैसेस। तो ये तो सबसे मेन लिमिटेशन है ही, क्योंकि गैसें अगर आपस में रिएक्ट कर जाएंगी तो फिर डाल्टन लॉ फेल हो जाएगा, वहां पर फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा इसमें ये भी कह सकते हैं, डाल्टन लॉ इज नॉट वैलिड फॉर मॉइस्ट गैस। डाल्टन्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है डाल्टन लॉ। मॉइस्ट गैस क्या होती है, मॉइस्ट गैस के बारे में पता है क्या, किसको बोलते हैं मॉइस्ट गैस? मॉइस्ट गैस का मतलब आप वेट गैस बोल सकते हो, मॉइस्ट गैस या वेट गैस। मॉइस्ट गैस का मतलब कोई भी गैस अगर वाटर वेपर के साथ सैचुरेट हो जाती है, तो वो फिर ड्राई नहीं रह जाती है, उस गैस को मॉइस्ट गैस बोलते हैं। जैसे ये गैस का मान लो एक मॉलिक्यूल है ना। गैस में ना जाने कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के मल्टीपल में होते हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें, तो ये जैसे गैस का एक मॉलिक्यूल है, तो अभी ये ड्राई है, अभी ये ड्राई कंडीशन में है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि अगर जैसे आप ऐसे समझो कि पानी तो हर जगह होता है ना, पानी तो हर जगह होता है। ठीक है। और
हमारे आसपास पानी बहुत ज्यादा है, आसपास देखो तो वाटर ही वाटर है, ठीक है। और एटमॉस्फियर में जो सनलाइट है जब वो वाटर पे पड़ती है, चाहे वो सी वाटर हो या गोमती नदी का पानी हो या गंगा जी का पानी हो, कोई भी रिवर का वाटर हो सकता है, तो वो वाटर इवोपरेट करता रहता है। तो एटमॉस्फियर में मॉइस्चर खूब सारी रहती है, वो हम लोग को दिखाई नहीं देती है। एयर में वाटर की वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। और अब उस एयर में गैसें भी हैं, उस एयर में गैसें भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो मान लो कि ये गैस का मॉलिक्यूल है और वहां पे वेपर भी है, तो वो गैस वेपर के मॉलिक्यूल सरफेस ढूंढते रहते हैं, वेपर के मॉलिक्यूल को सरफेस चाहिए होती है। तो वो उनको वो गैस के मॉलिक्यूल की सरफेस को एज ए एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं। मतलब वो गैस की सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं, वो जाके बैठ जाते हैं सब गैस के मॉलिक्यूल पे, ठीक है। और गैस के मॉलिक्यूल अपना मोशन करते रहते हैं, क्योंकि वेपर थोड़ी हैवी टाइप की होती है ना, तो उनको कंडेंस होने के लिए सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। और हवा में सरफेस कहाँ मिलेगी, तो उनको गैस के मॉलिक्यूल पकड़ में आ जाते हैं, तो उनकी सरफेस पे वो लद के बैठ जाते हैं सब, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब गैस की सरफेस वाटर वेपर के साथ सैचुरेट हो जाती है, इससे जो छोटे छोटे गोले बना रहे हो, ये वाटर के वेपर्स के मॉलिक्यूल है ना, ये वाटर वेपर है। तो कोई भी गैस जब वाटर वेपर से सैचुरेट हो जाती है, तो ऐसी गैस को बोलते हैं मॉइस्ट गैस। ऐसी गैस को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉइस्ट गैस, या इसी को वेट गैस भी बोलते हैं। मतलब गैस भीग गई है, भीगी भीगी गैस है वो, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? तो Yes. ये मॉइस्ट गैस होती है। और मॉइस्ट गैस के लिए बोलते हैं कि डाल्टन लॉ नहीं एप्लीकेबल होता है। डाल्टन लॉ कहते हैं कि डाल्टन लॉ में बेटा ये जो पार्शियल प्रेशर हमें लेने होते हैं, ये जो P1 P2, ये ड्राई गैस के लिए लेने होते हैं। ये जो P1 P2 चाहिए वो पार्शियल प्रेशर ड्राई गैस का होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, है ना। ये ड्राई गैस के लिए होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे मॉइस्ट गैस का रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा भी क्वेश्चन में दिया जाएगा, जैसे क्वेश्चन में बोल देगा कि ये कोई गैस है और उस गैस को वाटर की सरफेस पे स्टोर कर दिया आपने, है ना। जब भी ऐसा आपसे बोल दे कि कोई गैस है उसको वाटर की सरफेस पे स्टोर कर रहे हैं, तो वो गैस हमेशा वेट हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर नीचे उस कंटेनर की तली में थोड़ा सा पानी आनी पड़ा हुआ है, तो उसकी वेपर बनी रही होगी, इवोपरेट कर ही रहा होगा, और उस वेपर से वो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? सैचुरेटेड हो जाएंगे, है ना। और वो गैस क्या हो जाएगी? मॉइस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है कि आपको प्रेशर दे दिया जाए, लेकिन वो प्रेशर बेटा ड्राई गैस का नहीं होगा, वो प्रेशर किसका होगा? वो मॉइस्ट गैस का होगा। और मॉइस्ट गैस के प्रेशर में वाटर वेपर का भी प्रेशर इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कौन से मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं? ये वाटर वेपर के मॉलिक्यूल बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी आपको मॉइस्ट गैस का प्रेशर दे दिया जाए, तो आप पहले क्या कीजिएगा कि उसमें वाटर वेपर का प्रेशर माइनस कर दीजिएगा, है ना। ऐसा करने पे केवल आपको ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा, और फिर ड्राई गैस वाले प्रेशर को आप अपने क्वेश्चन में यूज कर लीजिएगा। और अच्छा, एक बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लिमिटेशन हम लोग वैसे पढ़ तो केवल डाल्टन लॉ में रहे हैं, लेकिन जैसे हमारा बॉयस लॉ है, बॉयस लॉ में भी तो प्रेशर आता है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो है ना। या फिर एक हम लोगों ने पढ़ा था गेलुसॉक लॉ, उसमें भी फॉर्मूला था P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो ये जितने भी गैस लॉ हैं, यहाँ तक कि आइडियल गैस इक्वेशन में भी PV इक्वल टू nRT में जो P होता है, ये ड्राई गैस का होना चाहिए। मतलब गैस के बेटा ऐसे सभी लॉ जिसमें प्रेशर का टर्म आ रहा है, उसमें प्रेशर हमेशा किसका होना चाहिए? ड्राई गैस का, ठीक है। और कई बार न्यूमेरिकल में जानबूझ के वो ड्राई गैस का ना देके वो आपको मॉइस्ट गैस का प्रेशर दे देगा, और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने वही मॉइस्ट गैस का प्रेशर रख के क्वेश्चन आप अपना सॉल्व करने लगे,
तो फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, उस मॉइस्ट गैस के प्रेशर में वाटर का वेपर प्रेशर माइनस करना होगा। और ऐसे क्वेश्चन में फिर वाटर का वेपर प्रेशर आपको दिया जाएगा, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है ना। तो जिस भी टेम्परेचर पे वो मॉइस्ट गैस का प्रेशर मेजर किया गया होगा, वो वाला वेपर प्रेशर आपको देगा क्वेश्चन में। बस आप उसको माइनस कर दीजिएगा, उससे ड्राई गैस का प्रेशर मिल जाएगा, उससे आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बोलो भाई, आई बात समझ में? यस सर। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। और वेपर प्रेशर को कई बार एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। हो सकता है वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ना बोला जाए, क्वेश्चन में लिखा हो एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, तो आप समझ जाइएगा एक्वस टेंशन और वेपर प्रेशर सेम ही चीज होती है। ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया है, देखो, व्हेनेवर गैस स्टोर्ड अबव द सरफेस ऑफ वाटर द गैस बिकम्स मॉइस्ट। जब भी किसी गैस को वाटर की सरफेस पे स्टोर किया जाता है तो गैस क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, है ना। गैसियस मॉलिक्यूल की सरफेस पे वाटर वेपर क्या होती है, एडजॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है ना। एक जैसे क्वेश्चन कर लीजिए, डाल्टन लॉ पे ही बेस्ड है ये। एक गैसियस मिक्सचर, अच्छा अच्छा, हाँ नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो ये हम लोग को मतलब सभी गैस ला के लिए ध्यान रखना है कि जिनमें भी प्रेशर का टर्म आ रहा है, जो प्रेशर हम लोग को लेना होता है वो केवल ड्राई गैस का लेना होता है। और कभी मॉइस्ट गैस का दे दिया जाए तो उसमें वाटर का वेपर प्रेशर या एक्वस टेंशन जिस भी नाम से दिया हो उसको आप माइनस कर दीजिएगा, फिर आप वो वैल्यू रखिएगा उस फॉर्मूले में। यस सर, हो गया। थैंक यू सर। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है, ए गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन। देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर दे दिया गया है और इसमें 20% कह रहा हाइड्रोजन है बाई मास। इसमें हाइड्रोजन कितना है, 20% है बाई मास। फिर कह रहा है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज 4 बार, मतलब पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर दिया हुआ है 4 बार। तो पूछा क्या, कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि दो गैसों के मिक्सचर में किसी एक गैस का पूछ रहा है पार्शियल प्रेशर, तो हमें क्या करना चाहिए, डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर देना चाहिए, है ना। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे, अप्लाई डाल्टन्स लॉ। जिसके लिए पूछ रहा है उसी के लगा दो। हाइड्रोजन गैस के लिए पूछ रहा है, हाइड्रोजन गैस के लिए लगा दो। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। अब मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई टोटल मोल, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में उसने मोल हमें नहीं दिए और उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कह रहा है 20% हाइड्रोजन है बाई मास, मास के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे केस में देखो, परसेंट के केस में हम लोग रेफरेंस हमेशा 100 को ले लेते हैं। मान लेते हैं कि पूरा मिक्सचर कितने ग्राम का है, अगर 100 ग्राम का है और 100 ग्राम में 20% हाइड्रोजन है अगर बाई मास, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा बताइए। 20 हाइड्रोजन ग्राम। का मास हो जाएगा 20 ग्राम, है ना। ठीक है, क्योंकि 100 का 20% 20 ही आ जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन का मास 80 ग्राम हो जाएगा, दो ही गैस हैं, है ना। अब दोनों के मास आ गए तो दोनों के मोल भी निकाल लेंगे। देखो, हाइड्रोजन के मोल हो जाएंगे 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 मोल आ गए। ऐसे ही ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का 80 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का मोल मास 32, तो ये कितना आएगा, 40/16, 20/8, 10/4, है ना। 5/2, 5/2 मतलब 2.5 आ रहा है सीधा सीधा। तो ऑक्सीजन के मोल आ गए 2.5। बस अब इसको हम लोग रख देंगे। हाइड्रोजन के मोल आ गए थे 10 और हाइड्रोजन के 10 है, ऑक्सीजन के 2.5 है, इनटू टोटल प्रेशर तो दिया जाना चाहिए हम लोग को। हाँ, दे दिया है। देखो टोटल प्रेशर कितना है, मिक्सचर का 4 बार है,
तो बस 4 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10/12.5 इंटू 4। बस इसी से आ जाएगा इसका पार्शियल प्रेशर। बताओ कितना आ रहा है? सर 3.2। 3.2। 3.2 है, 3.2 बार। अच्छा, डाल्टन लॉ में जो टोटल प्रेशर की यूनिट होती है प्रेशर में, वही पार्शियल प्रेशर की हो जाएगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं। तो उसने टोटल प्रेशर बार में दिया था, तो हम लोगों ने भी पार्शियल प्रेशर बार में निकाल दिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ इम्पोर्टेंट लॉ है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन मिलेंगे भी आपको, है ना। बाकी इसमें अभी एक टॉपिक और बच रहा है, छोटा सा ही है, बोलो तो ये करा दे, 2 पेज का है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। करा ही देते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा। देखो मिक्सिंग ऑफ गैसेस क्या होता है, देखो कई बार आपको मिक्सिंग ऑफ गैसेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं कि 2 आपको ग्लास बल्ब दे दिए जाएंगे, दोनों ग्लास बल्ब में 2 गैस से अलग अलग फिल कर लेगा। जैसे बल्ब ए में कोई गैस है, उसके मोल दे दिए उसने N1, उसका पार्शियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1। ठीक है, और गैस बल्ब में जो गैस है उसके मोल N2, उसका पार्शियल प्रेशर वॉल्यूम, ये आपको वैल्यू सारी दी गई होंगी, है ना। अभी मैंने P1 V1 N1 लिख लिया है, लेकिन इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। और अभी जो बीच में ये वॉल लगा हुआ है ना, इस वॉल को क्लोज रखा गया है। फिर क्या करेगा, इस वॉल को वो धीरे से ओपन कर देगा, ठीक है, इसको रिमूव कर देगा, और बोलेगा कि इस वॉल को रिमूव करने पे, या इसको स्टॉप कॉक भी बोलते हैं, इसको वॉल बोल दो या स्टॉप कॉक बोलो, तो इसको ओपन करने के बाद वो बोलेगा बताइए कि न्यू प्रेशर क्या होगा। ठीक है, इसको रिमूव करने पे न्यू प्रेशर क्या होगा मिक्सचर का। देखो क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा, फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर आफ्टर ओपनिंग द वॉल। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट लेके चल रहा है कि ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ गैसेस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ये मान के चलेंगे कि जितनी देर गैस मिक्स होगी उतनी देर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आपको कॉन्सेप्ट बस समझ में आना चाहिए। देखो जब भी 2 गैसें मिक्स हो रही हो, या 2-3 गैसें, कितनी भी गैसों की अगर इंटर मिक्सिंग हो रही हो, तो वहां पे एक चीज ऐसी होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो होते हैं टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, है ना। पूरे मिक्सचर के जो मोल्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, वो कंजर्व रहेंगे। ठीक है, ऐसे समझो कि इन दोनों बल्ब को मिला के पूरा एक सिस्टम आप एज्यूम करो कि ये पूरा हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, और मिक्स करने से पहले बल्ब ए में मोल थे N1 और बल्ब बी में मोल थे N2 गैस के। अब देखिए जब आप ये जो स्टॉप कॉक को ओपन करेंगे तो गैसें इंटरमिक्स होंगी भाई, कुछ मोल गैस ए के बल्ब बी में जाने लगेंगे और कुछ गैस बी के बल्ब ए में आने लगेंगे, है ना। अल्टीमेटली कुछ समय बाद जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो उस समय अगर आप पूरे सिस्टम के टोटल मोल की बात करो, हाँ माना कि इंटरमिक्सिंग होने के बाद जो बल्ब ए के मोल N1 तो नहीं रहेंगे, कुछ N1 डैश हो जाएंगे, ठीक है, और गैस बी के N2 डैश हो जाएंगे, लेकिन N1 डैश प्लस N2 डैश का जो सम होगा वो N1 प्लस N2 के ही बराबर होगा, क्योंकि गैस एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ही जा रही है या दूसरे से पहले में आ रही है और कहीं लीकेज हो नहीं रहा है। तो जो टोटल मोल्स होंगे बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग वो तो सेम ही रहेंगे ना। यस सर। यस है ना, टोटल मोल्स जो रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप देखें